हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। कि हम करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर 152 से लेके 182 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एज इट्स कंडक्टर हॉरिजेंटली स्पेस विद स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट कंडक्टर इक्वल टू डी। इफ नाउ द कंडक्टर ऑफ द लाइन आर रीअरेंज टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड इक्वल टू डी देन। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज पूरी चेंज कर दी। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी 3-4 बार लास्ट लेक्चर में कर चुके हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले आपके जो कंडक्टर्स है, ठीक है, थ्री फेज कंडक्टर यानी 3 कंडक्टर, तो कुछ ऐसे आपने देखो ये हॉरिजेंटली रख रखे हैं कि ये आपकी हॉरिजेंटल पोजीशन है। फिर इसने बोल दिया कि हर कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी डी है। तो ये मान लेते हैं ए कंडक्टर, ये आपका बी कंडक्टर और ये आपका सी कंडक्टर। ठीक है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस आपकी 2D हो जाएगी। ठीक है, सिंपल डी प्लस डी 2D। क्लियर है यहाँ से? तो देखो अब यहाँ से सिंपल अगर मैं डी ए बी लिखना चाहता हूँ तो डी ए बी का मतलब क्या होता है, ए कंडक्टर और बी कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस जो कि डी है मेरी। ठीक है, एंड आपका अगर देखो मैं डी ए सी लिखना चाहता हूँ, ए कंडक्टर और सी कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, तो ये आपकी 2D है। ठीक है, ऐसे ही आपकी देखो अगर मैं डी बी सी यानी बी कंडक्टर और सी कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, ये भी मेरी क्या है, डी। यहाँ तक ठीक है आपका? तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हो ना, ये जो मेरा केस है ये आपका किसका हो गया, अनइक्वल स्पेसिंग का हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के लिए, ठीक है, वो क्या बनता है देखो। देखो इंडक्टेंस का होता है 0.2 लॉग ई। फिर ठीक है आपकी ये आपका इसको बोलते हैं हम जी एम डी। ये जो आप ऊपर वाला जो है, ठीक है, न्यूमरेटर, को हम बोलते हैं जी एम डी, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जी एम आर। अब सिंस मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे कंडक्टर है उन सबकी मैं रेडियस सेम मान के चलो, तो ये मेरा आर डैश हो गया। ठीक है, यूनिट आपको बोल रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट आप याद रखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सबकी क्या है, डी डी और इसकी 2D है। ठीक है चीज़, तो एक तरह से यहाँ पे ये सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। क्लियर है इतना? अब देखो कैपेसिटेंस में आपका सिंपल ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? अब देखो इसने बोला कि इन कंडक्टर को यानी इन तीनों कंडक्टर को हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में रखो। यानी कि देखो ये आपका एक कंडक्टर, ये आपका दूसरा कंडक्टर और यहाँ पे आपका तीसरा कंडक्टर है, यानी एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, और इसने बोला है डिस्टेंस आपकी डी। ठीक है, तो ये भी डी है एंड ये भी आपकी डी डिस्टेंस है। ठीक है, और इन कंडक्टर के बीच में भी डिस्टेंस आपकी डी है। तो यहाँ से एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि डी ए बी इज इक्वल्स टू डी ए सी इज इक्वल्स टू डी बी सी। ये चीज़ क्लियर है? तो ये केस कैसा हो गया आपका, इक्वल स्पेसिंग का हो गया, यानी हर कंडक्टर के बीच में आपकी जो स्पेसिंग है वो बराबर है। ठीक है, तो इस केस में देखो जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, सिंपल आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, डी ए बी की जगह डी, डी ए सी की जगह बी ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं पुट करके बता दूँ, देखो आपका, ठीक है, इस केस में जब पुट करूँगा तो मैं तो डी डी और डी, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। क्लियर है? तो यहाँ से ये आ जाएगा डी क्यूब, तो डी क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, सिंपल डी। तो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट डी लिख लिया। क्लियर है चीज़ ये? ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है जी एम डी। क्लियर है? अब आपका सिर्फ देखो ऐसे ये पोजीशन चेंज करने से, ठीक है, यानी हॉरिजेंटल से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में रख रहे हो, तब आपका सिर्फ जी एम डी चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या आपका क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट से आप क्या समझते हो कि ऑब्वियस ही बात है, जो भी फर्स्ट केस है, ठीक है, फर्स्ट केस में जो जी एम डी आपको मिलेगा, ठीक है, सिंस आपका क्यूब रूट है, तो फर्स्ट केस में जो भी जी एम डी मिलेगा वो कम मिलेगा। यानी ये आपका फर्स्ट केस हो गया जब आपने हॉरिजेंटली रखे। ठीक है, की वैल्यू कम होगी आपकी जी एम डी सेकेंड केस में, यानी जब आप इक्विलेटरल फॉर्म में रखोगे कंडक्टर्स को, तब आपका जी एम डी बढ़ रहेगा। ठीक है, ज़्यादा होगा जी एम डी। तो एक तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जी एम डी इस क्वेश्चन में आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जी एम डी जब भी बढ़ता है तो हमारा इंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, एंड आपका कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, कैसे होता है ये चीज़ आप समझ ही सकते हो। देखो जी एम डी बढ़ने का मतलब, ये जो डी है ना, ये डी आपका बढ़ रहा है, ये डी अगर बढ़ेगा तो आपका लॉग ई की वैल्यू बढ़ेगी, लॉग ई बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जी एम डी आपका बढ़ेगा, तो सिंपल डायरेक्ट रिलेशन में तो इंडक्टेंस भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में 3-4 कर चुके हैं। ठीक है, आपको बस ये डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल रिलेट करना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि एवरेज कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज होगा और इंडक्टेंस आपका इंक्रीज होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ लाइन टू अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को आप मत समझ लेना। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है एक तरह से पास पास। ठीक है, तो देखो सिंपल आपके कोई दो टावर है, और जो ये आपका कोई टावर है, ठीक है, दो, और ये आपकी है अर्थ। अर्थ मतलब बेसिकली ग्राउंड। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पे ये वायर को ऐसे लटका रखे होते हैं। ठीक है, तो ये वायर अगर आपका इस अर्थ से थोड़ा बहुत पास है, ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा पास हो गया, ये थोड़ा आपका अर्थ से अगर पास होगा, यानी
बेसिकली प्रॉक्सिमिटी मतलब ये जो डिस्टेंस है ना अर्थ और इस कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस आपकी डी आपकी बहुत कम होगी अगर, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर बहुत कम होगी तो क्या होगा, देखो ई इक्वल्स टू क्या होता है, आप यहाँ पे आना आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, तो यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप डी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है। तो डी अगर कम होती है तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, यानी प्रॉक्सिमिटी ऑफ लाइन टू द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस टू द न्यूट्रल, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इफ द इफेक्ट ऑफ अर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट देन द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन टू ग्राउंड इज। तो देखो सिंपल कोई दो कंडक्टर में मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। ये पास में दूसरा कंडक्टर मान लेता हूँ, ये मेरा कोई दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। इतना देखो ये मेरा ए कंडक्टर है, ये मेरा बी कंडक्टर है, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, आर रेडियस है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी है कैपिटल डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा इन दोनों कंडक्टर के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, यानी बोल सकते हो पोटेंशियल वहाँ पे आपका जीरो होगा, ठीक है। दोनों आपके बेसिकली दोनों आपके कंडक्टर के बीच में एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे आपका कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से समझो, देखो अगर इसके लिए आप अगर लिखते हो कैपेसिटेंस, ठीक है, यानी दो कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस फॉर्मूला आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है, यही होता है आपका। सिंस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका कुछ भी आपका बेसिकली कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, बेसिकली बोल सकते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। या आपका देखो मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे कुछ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करी, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है, तो कुछ ऐसा आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा सी ए एन, ठीक है। ए एन मतलब ये आपका लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, ठीक है, ए लाइन का। वैसे आपका बी लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। टोटल ओवरऑल कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, सी ए बी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डेराइव कर रखा होता है, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी ये लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका कंडक्टर की रेडियस सेम है, कंडक्टर का मटेरियल सेम है, कंडक्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझते हो, ये जो कैपेसिटेंस होगा आपका ए लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, ये इक्वल होगा आपके बी लाइन टू ग्राउंड के। तो जरा देख के बताओ, देखो सीरीज में दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा आप पैरेलल को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इनकी अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या होगी, सिंपल 2 टाइम्स ऑफ सी ए बी, ठीक है, यही तो होगी ना। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल एक लाइन का लिख रहा हूँ, ठीक है, सी ए एन, तो कितनी हो जाएगी, सिंपल 2 पाई आपका एप्सिलॉन के डिवाइडेड बाय आपका लॉग ई, जो भी डिस्टेंस है इनके बीच में, डिवाइडेड बाय आपकी जो भी रेडियस है, ठीक है। तो सिंपल आप दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है सिंपल, और यहाँ पे आपका 2 है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि लाइन टू लाइन के रेस्पेक्ट में आपका जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाता है। सिंपल बोलेंगे कि इंक्रीज। क्लियर है चीज़, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच इक्वल्स हाफ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एंड आर इक्वल्स टू कंडक्टर रेडियस एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये सिंपल पूरा डेराइव करते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। और इक्विलेटरल स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ एन अनट्रांसपोज थ्री फेज लाइन वी हैव। तो देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, देखो स्पेसिंग आपकी इक्विलेटरल है, ठीक है, इसने बोला स्पेसिंग आपकी इक्विलेटरल है। अब इसको हमने ट्रांसपोज नहीं किया। पहली बात तो ये कि आप ट्रांसपोज करते क्यों, बिकॉज अगर आपकी अनइक्वल स्पेसिंग होती है तब हम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी इक्विलेटरल स्पेसिंग है और इसको आप ट्रांसपोज नहीं कर रहे, तो ठीक है, नहीं करनी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इक्विलेटरल स्पेसिंग है तो आपको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो इक्विलेटरल अगर स्पेसिंग होगी तो आपका बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, और कोई भी आपका कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे होता है, इसको समझा देता हूँ। अब देखो अनसिमेट्रिकल लाइन में जैसे मान लो कोई थ्री फेज है, ठीक है, तो थ्री फेज में आपके तीन कंडक्टर होंगे, तीनों कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आपकी बराबर नहीं है। D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू D3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये अगर मानते हैं आप कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये आप मान रहे हो दूसरा कंडक्टर है, एंड ये आप मान रहे हो तीसरा कंडक्टर, ठीक है, तीन कंडक्टर हो गए टोटल। अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, देखो इन दो के बीच में ये D के 1, इनके बीच में मान लेते हैं ये है आपका D2, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं D3। तीनों डिस्टेंस आपकी क्या है, बराबर नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जब इंडक्टेंस लिखते हो, ठीक है, इंडक्टेंस क्या रहता है, इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ई, ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जी एम डी अपॉन जी एम आर, जी एम डी अपॉन जी एम आर, ठीक है, ये चीज़ जी एम डी अपॉन जी एम आर, क्लियर था। तो देखो यहाँ पे जो जी एम डी है ये एक तरह से आप इन डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट करते हो,
तो देखो यहाँ पे इंडक्टेंस जो है ये सीधा आपके जीएमडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस पे बेसिकली जो आपके कंडक्टर है ना, कंडक्टर आपने किस पोजीशन पे रखा है उस पे आपका इंडक्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है चीज़। यानी कि देखो, जो आपका मान लेते हो जो फर्स्ट वाला कंडक्टर, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं ए कंडक्टर, ये बी कंडक्टर, ये सी कंडक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरा इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है, 20 मिली हेनरी पर किलोमीटर। यहाँ पे मेरा है 15 मिली हेनरी पर किलोमीटर, और यहाँ पे मेरा है 10 मिली हेनरी पर किलोमीटर। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब देखो, अगर मैं, ये आपकी क्या है, एक तरह से अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग बोलेंगे इनको, ठीक है ना, इक्विलेटरल नहीं है, ये आपकी अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है, तो इसी को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल लाइन। देखो जब आपकी अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है तब देखो, आप यहाँ पे मान लेते हो 100 वोल्ट दे रहे हो, ठीक है, 100 वोल्ट, यहाँ पे भी आप दे रहे हो 100 वोल्ट, तो यहाँ पे भी दे रहे हो आप 100 वोल्ट, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो जो इनपुट में दे रहा हूँ, इनपुट मेरा कैसा है, बैलेंस इनपुट है, ठीक है, बैलेंस है ना, सब क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये 20 मिली हेनरी है, अब आप एक्सएल को क्या लिखते हो, एक्सएल इक्वल्स टू जे ओमेगा एल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ए कंडक्टर का इंडक्टेंस सबसे ज़्यादा, तो इसका एक्सएल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्सएल अगर सबसे ज़्यादा होगा तो ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा, यानी ए कंडक्टर में मेरा ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं 100 वोल्ट दे रहा हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो मैं मान लेता हूँ मेरे को सिर्फ 80 वोल्ट ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 20 वोल्ट तो मेरा यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ऐसे देखो यहाँ पे ये 50 मिली हेनरी है, सॉरी 15 मिली हेनरी है, तो थोड़ा कम ड्रॉप होगा, ठीक है, 80 के कंपेयर में थोड़ा कम ड्रॉप होगा, तो मान लेते हैं 85 वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे 10 मिली हेनरी है, तो यहाँ पे सिंपल इन दोनों के कंपेयर में कम रिएक्टेंस होगा, तो कम ड्रॉप होगा, तो कम ड्रॉप होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे 90 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीनों लाइन में अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है, यानी आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपको अनबैलेंस वोल्टेज मिल रहा है, क्लियर चीजिए। तो देखो अनसिमेट्रिकल लाइन में आपको अनबैलेंस वोल्टेज मिलता है, क्यों, बिकॉज आपका इंडक्टेंस हर लाइन का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, बिकॉज स्पेसिंग बराबर नहीं होती ना। बट यहाँ पे इसने बोल दिया कि इक्विलेटरल स्पेसिंग है, अगर स्पेसिंग बराबर है तो आपका सिंपल क्या होगा, हर लाइन में इंडक्टेंस बराबर होगा, हर लाइन में इंडक्टेंस अगर बराबर होगा तो वोल्टेज एकदम बराबर मिलेगा, यानी बैलेंस वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बोला कि बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। और देखो फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है इसमें, देखो अगर एल आपका अलग अलग होगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है। यहाँ पे देखो ओमेगा है ना, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, तो एल अलग अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है, एक कंडक्टर में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होगा उससे, तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होगा तो उसमें कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस भी होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इस केस में आपका, ठीक है, एक तो देखो क्या हो जाता है, अनबैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज, अनबैलेंस बी आर लिख लेता हूँ, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। दूसरा आप लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और क्यों होता है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी मिसमैच की वजह से, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि अनसिमेट्रिकल लाइन में यानी अनइक्वल स्पेसिंग में आपकी ये सब दिक्कतें होती है, इनको हमें रिमूव करना था, तो उसके लिए हमने क्या दिया, ट्रांसपोजिशन दे दिया, यानी ट्रांसपोज कर दो इन कंडक्टर्स को। अब देखो ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, सिंपल देखो, ये आपका जैसे कंडक्टर, ठीक है, पहला, ये आपका दूसरा कंडक्टर, ये आपका तीसरा कंडक्टर, ठीक है चीज़। तो देखो मैं अभी मान के चलता हूँ, ये मेरी पूरी जो लाइन थी ये आपकी मेरी 3 किलोमीटर की लाइन थी, ठीक है, और 1 किलोमीटर में मेरा 20 मिली हेनरी है, ठीक है। तो देखो ये मेरा जैसे ए कंडक्टर था, ये बी कंडक्टर, ये सी कंडक्टर, तो ये मेरा 1 किलोमीटर वाली लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कंडक्टर को सिंपली इस कंडक्टर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं इसकी कंडक्टर की पोजीशन कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या करता हूँ, अगेन 1 किलोमीटर बाद अगेन इस कंडक्टर की पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, ये मैंने अगेन चेंज कर दी, ठीक है चीज़। तो ये ए कंडक्टर की पोजीशन में चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब फिलहाल देखो मेरे को पता है कि जब इस पोजीशन पे था तो मेरा इंडक्टेंस कितना हो रहा है, 20 मिली हेनरी, और यहाँ पे बी कंडक्टर में था 15 मिली हेनरी, ठीक है, और यहाँ पे मेरा था 10 मिली हेनरी, बिकॉज पर किलोमीटर लाइन लेके चल रहा हो तो पर किलोमीटर मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो ए कंडक्टर की मैंने पोजीशन चेंज कर दी, सेंटर में ले आया, तो सेंटर में इंडक्टेंस कितना मेरा 15 मिली हेनरी, यानी अगर इस पोजीशन में कंडक्टर को रखता हूँ तो मेरा इंडक्टेंस होगा 15 मिली हेनरी, और इस लास्ट नीचे वाली पोजीशन में रखता हूँ तो 10 मिली हेनरी, ठीक है। अब ऐसे ही देखो जो मेरा बी कंडक्टर है, ठीक है, इसकी भी पोजीशन चेंज कर देते चलो, ये आपका इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, कुछ ऐसे आपकी ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे नीचे पोजीशन होगी तब आपका 10 मिली हेनरी होगा इसका, ठीक है, और सबसे टॉप पोजीशन पे होगा तब इसका 20 मिली हेनरी। और जो सी कंडक्टर है इसकी भी पोजीशन चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसे इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो टॉप पोजीशन में होगा तब इसका होगा 20 मिली हेनरी, और आपका जो मिडिल पोजीशन होगी तब होगा आपका 15 मिली हेनरी, ठीक है चीज़। तो सिंपल ये आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया अपने कंडक्टर को, अपने कंडक्टर की पोजीशन को चेंज कर दिया, बिकॉज पोजीशन की वजह से ही इंडक्टेंस डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा था। तो अब देखो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा इससे, देखो अगर मैं एल ए का इंडक्टेंस लिखता हूँ, ठीक है, कितना मिलेगा, देखो ओवरऑल 20
प्लस 15 प्लस 10, ओवरऑल मेरे को कितना मिल गया ये 45 मिली हेनरी। ठीक है चीज़। अब ऐसे अगर देखो मैं एल बी का निकालता हूँ, यानी बी फेज में मेरा इंडक्टेंस कितना होगा, देखो सिंपल 15 प्लस आपका 10 प्लस आपका 20, तो अगेन कितना मिला 45 मिली हेनरी। ठीक है। अब देखो सिंपल सी कंडक्टर इसके लिए लिखता हूँ तो देखो क्या होगा 10 प्लस 20 प्लस 15, तो ये भी मेरे को मिल गया 45 मिली हेनरी। ठीक है। तो ये एक चीज़ नोटिस की, ये सब क्या मिले हमें, सेम मिले, यानी ट्रांसपोजिशन से आपको इंडक्टेंस सेम मिलेगा। तो इंडक्टेंस सेम तो आपका एक्सेल सेम। ठीक है, यानी रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, सेम होगा। रिएक्टेंस सेम तो आपका जो ड्रॉप होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जो ड्रॉप होगा ये भी आपका सेम। ड्रॉप अगर सेम तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा यानी वी आर जो होगा ये आपको बैलेंस मिलेगा। ठीक है, बैलेंस मिलेगा। और सिंपल यहाँ पे आपका एल सेम है इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी मिसमैच भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिसमैच नहीं होगा तो सिंपल कोई कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर है चीज़ ये। तो ये हम करते हैं ट्रांसपोजिशन कुछ ऐसे। क्यों करते हैं, बिकॉज रिसीविंग एंड वोल्टेज को बैलेंस करना होता है और कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए होता। ठीक है, कैसे करते हैं ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन में आप समझ ही गए होंगे, मैं बोला था इक्विलेटरल स्पेसिंग है। ठीक है, तो स्पेसिंग इसने इक्विलेटरल दे दी तो वैसे ही आपका ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज स्पेसिंग को इक्विलेटरल करने के लिए ही हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो स्पेसिंग अगर इक्विलेटरल हो गई तो आपका इंडक्टेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल इसने बोला इक्विलेटरल स्पेसिंग है और इसको हम ट्रांसपोज नहीं कर रखा हमने इसको, फिर भी हमें बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज इक्विलेटरल स्पेसिंग है। तो ये ऑप्शन उस वजह से आपका करेक्ट आंसर हुआ। ट्रांसमिशन लाइन आज ट्रांसपोज टू। ठीक है, तो ऑलरेडी समझा दिया क्यों ट्रांसपोज करते हैं, बिकॉज देखो आपका कोई भी इंटरफेरेंस ना हो नियर बाय कम्युनिकेशन या फिर टेलीफोन लाइन के साथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस होता है ना। ठीक है, अगर ट्रांसपोज नहीं करते तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन टू, क्यों करते हैं, बैलेंस लाइन वोल्टेज ड्रॉप, यानी हर लाइन में बराबर वोल्टेज ड्रॉप हो। ठीक है, जिससे आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज बैलेंस मिलेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर ट्रांसपोज बिकॉज, यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज क्यों करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल आपका जो फेज वोल्टेज है ये इम्बैलेंस है। ठीक है, अगर देखो अगर आप ट्रांसपोज नहीं करोगे तो आपका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो अनबैलेंस मिलेगा, यानी बैलेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं इसको कि ये हमें बैलेंस मिले। ठीक है, यानी जो इम्बैलेंस है ना उसको मिनिमाइज कर दे हम। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ डिटेल में। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकली शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग लाइन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द, यानी देखो हमने क्या किया है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इनको किस बेसिस पे किया है, उनकी लेंथ के बेसिस पे किया है। ठीक है, यानी वो कितनी दूर तक है बेसिकली, जैसे 100 किलोमीटर, ठीक है 200 किलोमीटर की लेंथ के बेस पर हमने इनको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो क्या रहती है देखो सिंपल, देखो शॉर्ट के लिए लेंथ रहती है 80 किलोमीटर से कम, ठीक है, वोल्टेज 20 केवी से कम। ठीक है, मीडियम के लिए 80 से 200 किलोमीटर के बीच में और वोल्टेज रहता है 20 केवी से 100 केवी। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपकी होती है जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, और वोल्टेज उसका हो 100 केवी। क्लियर है चीज़ ये। तो जो डेटा है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे आप देखो फिजिक्स में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, आप या तो वी लिखो इसको या फिर सी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, फिजिक्स में तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा आपकी होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है एफ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें देखो लैम्डा कितना मिल जाएगा, ये आपका जाएगा 6 × 10⁶ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6000 किलोमीटर। ये चीज़ क्लियर है। तो वेवलेंथ मेरे को मिल गई 6000 किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या, देखो ये भी समझ लेते हैं। देखो ये आपका वोल्टेज, ठीक है वी, और ये आपकी लेंथ। क्लियर है, लेंथ मतलब किलोमीटर में, जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन कितनी लंबी लेके जा रहे हो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, वैसे वो लेंथ हो गई। ठीक है, तो देखो आपको पता है वोल्टेज आपका रहता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है तो कंटिन्यूसली ऐसे आपका ये वेरी होता रहता है। अब देखो यहाँ पे 6000 किलोमीटर बोलने का मतलब है कि देखो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज था, ठीक है, जो भी इस पॉइंट पे वोल्टेज था वो सेम वोल्टेज मेरे को 6000 किलोमीटर बाद मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है, 6000 किलोमीटर बाद मिलेगा। तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई 6000 किलोमीटर। ये चीज़ आपकी क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से थोड़ा। देखो आपकी मैं कोई ट्रांसमिशन लाइन लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, मान लेता हूँ ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये मेरी है 5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 5 किलोमीटर लंबी है।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो 1, 2, 3 और 5, ठीक है, 4 बेसिकली 5 पार्ट हो गए टोटल, ठीक है, यानी 1-1 किलोमीटर के सारे पार्ट है मेरे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो 1 किलोमीटर वाला पाथ है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर इतना, ठीक है, इस पूरे का मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। देखो ये मैंने इसका रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। ऐसे ही जो मेरा दूसरा किलोमीटर है उसका भी, ऐसे बाकी जो है उन सब का रेजिस्टेंस मैं बना देता हूँ। तो ये मैंने सिंपल इस 5 किलोमीटर वाली लाइन को बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, यानी देखो यहाँ से आप दे रहे हो सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, ये आपका VS, ये आपका VR वोल्टेज, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज में से कुछ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, फिर कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा V1, ठीक है, फिर V1 में से कुछ ड्रॉप होगा, फिर हमें यहाँ पे मिलेगा V2, फिर V2 में से कुछ ड्रॉप होगा, फिर हमें यहाँ पे मिलेगा V3, फिर V3 में से कुछ ड्रॉप होगा और यहाँ पे मिलेगा V4। ये चीज़ आपकी क्लियर है, ठीक है। ये सब मेरा रेजिस्टेंस है, क्लियर है, 1-1 किलोमीटर का ले रहा हूँ। तो ये मेरा सारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है इतना। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप देखो, जब ट्रांसमिशन लाइन में आप देखते हो, ठीक है, कैटेगरी देखो ध्यान से, देखो 80 किलोमीटर का रखी है, ठीक है, और यहाँ पे आपने 80 से 200 कर रखी है, और यहाँ पे आपने सिंपल 200 से ज़्यादा कर रखी है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, लंप पैरामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज़ करते हैं। अब क्यों करते हैं और क्या होता है ये पैरामीटर, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लॉन्ग में हमें पता है हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी 200 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हुई लेंथ तो डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। तो देखो ये आपका टोटल 6000 है, तो 200 कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, एकदम छोटा सा होगा 200, ठीक है। इतनी सी डिस्टेंस जो है ये आपकी हो गई 200 किलोमीटर। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब देखो जब आपका 200 किलोमीटर है, ठीक है, तो 200 कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ये मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ठीक है, ये वाला इतना ही तो है वोल्टेज, यानी 200 किलोमीटर तक वोल्टेज में वेरिएशन इतना सा है, यानी वोल्टेज में बहुत कम वेरिएशन है, ठीक है। तो अगर देखो जब आपकी लेंथ 200 किलोमीटर से कम है तो आपका वेरिएशन बहुत कम हो रहा है। तो आप अगर देखो सिंपल वेरिएशन अगर कम है, यानी कि देखो सप्लाई वोल्टेज दिया, कुछ ड्रॉप हुआ आपका और V1 पे मिल गया, ठीक है, V1 में से थोड़ा ड्रॉप हुआ फिर V2 पे मिला। बट हमने अभी क्या पता किया कि जब जब आपकी डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम होती है, ठीक है, तब वोल्टेज में वेरिएशन बहुत कम होता है, यानी जो वोल्टेज वाला जो वेरिएशन है ना ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो वेरिएशन स्मॉल होता है, तो आप सिंपल यहाँ से बोल सकते हो कि आपका V1 इक्वल होता है V2 के, ठीक है, ये इक्वल होता है V3 के, ये इक्वल होता है V4 के, ठीक है, यानी सारे वोल्टेज बराबर होते हैं, बिकॉज बहुत कम वेरिएशन होता है, तो आप इनको एक तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये सारे वोल्टेज सेम है तो अब आप सिंपली देखो वोल्टेज सेम है तो इन सब रेजिस्टेंस को एक साथ लंप्ड कर सकते हो, यानी इन सब रेजिस्टेंस को सिंपल एक रेजिस्टेंस बना दो, ठीक है, लंप्ड कर दो, यानी एक साथ ले लो इन सबको। तो ये मैंने पूरा लंप्ड कर दिया, सिंपल एक रेजिस्टेंस बना दिया R, ठीक है चीज़। तो यानी पूरी 5 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन थी, उसका मैंने सिंपल एक रेजिस्टेंस पूरा लंप्ड कर दिया और एक रेजिस्टेंस बना दिया। ऐसे में रिएक्टेंस भी कर सकता हूँ, ठीक है। और क्यों कर सकता हूँ लंप्ड, बिकॉज 200 किलोमीटर से कम होती है अगर मेरी डिस्टेंस, तो मेरा वेरिएशन वोल्टेज में बहुत कम होता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन होता है, ठीक है। यानी ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं पॉइंट वाइज वेरिएशन चेक करता जाऊँ तो बहुत कम मिलेगा मेरे को वेरिएशन, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वेरिएशन को अगर नेग्लेक्ट कर सकता हो तो सिंपल इन सब रेजिस्टेंस को एक तरह से सीरीज रेजिस्टेंस मान सकता हूँ और सबको एक साथ मैंने लंप्ड कर दिया, ठीक है। वैसे नॉर्मली रेजिस्टेंस आपको कोई मैं अगर वायर देता हूँ तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी फैला हुआ होता है हर जगह, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस करने के लिए, यानी हमें एनालिसिस करनी है शॉर्ट की, मीडियम की, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है, उनके बारे में पूरी स्टडी करनी है, एफिशिएंसी वगैरह चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर शॉर्ट और मीडियम में, ठीक है, सिंस डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम होती है तो हम सिंपली उनको लंप्ड कर देते हैं, बिकॉज अगर लंप्ड करेंगे तो एरर आएगी, ठीक है, बट वो कम ही एरर आएगी, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ठीक है, लेंथ जब 200 किलोमीटर से कम होगी तो आपका वेरिएशन बहुत कम होगा, ठीक है, स्मॉल वेरिएशन, वो भी वोल्टेज में, ठीक है ना, स्मॉल वेरिएशन वोल्टेज में, ठीक है। यहाँ पे वी लिख ले तो वी का मतलब वोल्टेज, स्मॉल वेरिएशन होगा वोल्टेज में, ठीक है। तो देखो अगर कम वेरिएशन होगा तो सिंपल इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, इसको आप सिंपल नेग्लेक्ट कर दोगे, इस स्मॉल वेरिएशन को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, सारे रेजिस्टेंस को सिंपल एक तरह से लंप्ड पैरामीटर यूज करोगे, ठीक है, लंप्ड पैरामीटर, यानी कि देखो आपकी मान लेते हो 100 किलोमीटर की लाइन है, तो आप ऐसा कर दोगे 5 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एक साथ पूरा लंप्ड कर दिया, अगले 5 किलोमीटर का एक साथ लंप्ड कर दिया, अगले 5 का एक साथ लंप्ड कर दिया, तो ऐसा पूरा क्या कर सकते हो, लंप्ड कर सकते हो अगर आपकी लाइन 200 किलोमीटर से कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लंप्ड पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है, लंप्ड, और आपका मीडियम में भी हम लंप्ड यूज करते हैं, ठीक है।
और देखो जब लॉन्ग की आती है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज देखो आपका, ठीक है, 200 किलोमीटर से जैसे ही आप ज़्यादा डिस्टेंस जा रहे हो, ठीक है, ये सारी आपकी ज़्यादा है, तो इसमें आपका देखो वोल्टेज का वेरिएशन है ना, ज़्यादा हो जाएगा। वोल्टेज का वेरिएशन अगर ज़्यादा होगा तो आप सिंपल उनको लंप नहीं कर सकते, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है चीज़। तो यही एक आपका कारण है कि शॉर्ट में लंप्ड यूज़ करते हैं और मीडियम में भी लंप्ड यूज़ करते हैं और लॉन्ग में हम डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर है? और अगर आपने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लंप्ड यूज़ कर दिए तो उसके बाद आपकी एरर बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है, एरर बहुत ज़्यादा आती है, उस वजह से लॉन्ग में हम लंप्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट पाई मॉडल इज क्वाइट सुइटेबल फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ, ठीक है, बेसिकली मॉडल होता है, ठीक है, पाई मॉडल, टी मॉडल, ठीक है। तो जो पाई मॉडल होता है ये सबसे बेस्ट आपका कब रहता है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। तो आपका सिंपल हो जाएगा 250 किलोमीटर लेंथ, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेग्लेक्टेड वाइल एनालाइजिंग अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? तो देखो आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कंपोनेंट्स बोल सकते हो, जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करते हो तो दो कंपोनेंट आप पढ़ते हो, ठीक है, एक तो पढ़ते हो सीरीज कंपोनेंट, एक आप पढ़ते हो शंट कंपोनेंट। देखो सीरीज कंपोनेंट आपके होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड आपका इंडक्टेंस, यानी सीरीज में बनाते हो ना, इसलिए इनको बोलते हैं सीरीज कंपोनेंट। शंट कंपोनेंट आपका होता है देखो कैपेसिटेंस, और एक आपका होता है जी, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका कंडक्टेंस है, ठीक है, ये कहाँ से आता है? देखो आपका कोई टावर है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? इंसुलेटर लगा रखे होते हैं, ठीक है, देन यहाँ पे हमने ये कंडक्टर लगा रखा होता है। देखो सिंस इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, देखो इस कंडक्टर में देखो इंसुलेटर है, ठीक है, इसमें देखो अगर कभी कभार बारिश वगैरह हो गई तो मॉइस्चर वगैरह लग जाएगा इन इंसुलेटर पे, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक लीकेज करंट फ्लो होता है यहाँ से इन इंसुलेटर के थ्रू सिंपल टावर में जाता है, ठीक है, टावर में ये एक लीकेज करंट फ्लो होता है, इसको हम बोलेंगे लीकेज करंट। इसकी वजह से, ठीक है, जो कंडक्टेंस होता है वो आपका कहलाता है शंट कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये करंट सिंस बहुत कम होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, शंट कंडक्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपका सिंपल ए का तो आंसर हो जाएगा शंट एडमिटेंस, बिकॉज सिंस इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो दूसरी देखो एक और चीज़, ठीक है, जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर देखो मीडियम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो हम कैपेसिटिव इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं, बट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं? उसको एज ए लंप्ड पैरामीटर की तरह लेके चलते हैं, ठीक है। लंप्ड समझा चुका क्या होता है? सिंपल आपने मान लेते हैं, ठीक है, कि 20 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, आपने 5-5 किलोमीटर का जो भी कैपेसिटेंस था वो सारा आपने लंप्ड कर दिया, यानी एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो ये आपने इकट्ठा कर दिया सारा, ठीक है, 5-5-5-5 20 किलोमीटर हो गए, क्लियर चीज़। तो आपने ये कैपेसिटिव क्या कर दिया इफेक्ट, सिंपल 5-5 किलोमीटर का एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ये आपकी एक तरह से कैपेसिटी हो गया। अब यहाँ पे समझना अच्छे से, देखो आप क्या कर रहे हो, ऐसे अगर आप, ये तो सिंपल 20 किलोमीटर के लिया, ठीक है, यहाँ से आप अगर लेंथ और बढ़ाते जाते हो, ठीक है, लेंथ यानी किलोमीटर और बढ़ाते जाते हो, तो ऐसे आपकी शंट कैपेसिटर और ऐड होते जाएंगे, क्लियर है चीज़। और आप देखो जब पैरेलल में आपके कैपेसिटेंस होते हैं, ये सब पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है? सिंपल ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझे, अगर लेंथ और बढ़ाई तो और कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या समझते हो, एक रिलेशन निकला सिंपली कि कैपेसिटेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी जितनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होगी उतना ज़्यादा आपका कैपेसिटिव इफेक्ट होगा आपका, क्लियर है चीज़ ये। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए कैपेसिटिव इफेक्ट उसमें बहुत स्मॉल होता है। दूसरी चीज़ आपको पूछी जाती है चार्जिंग करंट से रिलेटेड, ठीक है। चार्जिंग करंट आपका क्या होता है? सिंपल जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होता है वो आपका एक तरह से चार्जिंग करंट बोल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कैपेसिटर के करंट थ्रू? V/XC, ठीक है, ये आपका आ जाएगा V/ωc, ठीक है, बेसिकली 1/ωc होता है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो V/ωc, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, देखो चार्जिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस आपका प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। एंड यहीं पे दूसरा क्या लिख सकते हो कि चार्जिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू आपका वोल्टेज, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। जैसे देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपकी लेंथ क्या होती है? लेस देन 80 किलोमीटर, ठीक है। तो एक तरह से इस लेंथ को हम बोलेंगे स्मॉल है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है लेंथ, कम ही है। और वोल्टेज जो होता है ये आपका होता है लेस देन 20 kV, 20 kV, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपकी स्मॉल है। सिंस दोनों ही चीज़ें आपकी स्मॉल है, यानी लेंथ भी स्मॉल है, वोल्टेज भी स्मॉल है, तो इन दोनों से क्या पता चलता है कि चार्जिंग करंट बहुत कम होगा, ठीक है, चार्जिंग करंट बहुत कम होगा, इसलिए हम इसको सिंपल क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो चार्जिंग करंट आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए चार्जिंग करंट को नेगलेक्ट कर देते हैं। चार्जिंग करंट को नेगलेक्ट करने का मतलब क्या है कि कैपेसिटी इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। बट आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ज़ीरो होता है, ठीक है। एनालिसिस करते वक्त हम उसको कैपेसिटिव इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देते, बट स्टिल
थोड़ा बहुत वहाँ पे एग्जिस्ट तो करता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। वो तो हमने अपनी एनालिसिस ईजी करने के लिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, फाइनाइट बट वेरी स्मॉल, बिकॉज इसमें ये पूछा है इन मॉडलिंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर ओनली कंसीडर बिकॉज लाइन कैपेसिटेंस टू द ग्राउंड इज, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते जीरो, बिकॉज थोड़ा बहुत एग्जिस्ट तो करता ही है, यानी क्या बोलेंगे फाइनाइट बट वेरी स्मॉल, ठीक है। यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, बहुत स्मॉल होता है इसलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी आपको चार्जिंग करंट पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैलकुलेशन परफॉर्म यूजिंग शॉर्ट लाइन अप्रॉक्सीमेट मॉडल इंस्टेड ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन डिलीवरिंग लैगिंग लोड एट अ गिवन रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑलवेज रिजल्ट इन हायर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपके पास कोई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अब आप इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को नॉर्मली हम देखो कैसे करते हैं, पाई मॉडल या फिर टी मॉडल से एनालिसिस करते हैं, ठीक है पूरा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पाई मॉडल से नहीं करके जो शॉर्ट लाइन होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करते हैं ना, उस मेथड से हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कि देखो अगर आप पाई मॉडल से एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप कैपेसिटी इफेक्ट को इंक्लूड करोगे, एंड आप अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस शॉर्ट लाइन मॉडल से करोगे, ठीक है। शॉर्ट लाइन मॉडल मतलब जो शॉर्ट ट्रांसमिशन में यूज़ करते हो वो वाला मेथड, तो उससे आप करोगे तो कैपेसिटी इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है। तो समझो यहाँ पे देखो कैपेसिटी इफेक्ट को यहाँ पे आपने नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की आप एनालिसिस कर रहे हो शॉर्ट लाइन मॉडल से, तो इसमें कैपेसिटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया। तो देखो यहाँ पे सिंपल अगर लिखते हैं पावर फैक्टर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले के कंपेयर में पावर फैक्टर अब कम होगा, यानी कि जब आप पाई मॉडल से एनालिसिस कर रहे थे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की तो पावर फैक्टर आपको अच्छा मिल रहा था, बट शॉर्ट लाइन मॉडल से करोगे तो आपकी पावर फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पावर फैक्टर अगर कम होगा तो हमें देखो करंट पता क्या रहता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। तो पावर फैक्टर अगर आपका कम हो गया तो करंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। बोल सकते हो कि सेंडिंग एंड करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। करंट अगर आपका बढ़ेगा तो आपके लॉसेस बढ़ेंगे, यानी आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होते हैं वो आपके बढ़ेंगे, ठीक है। लॉसेस अगर आपके बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी आपकी कम होगी, ठीक है चीज़। और दूसरा रिलेट क्या कर सकते हो, लॉसेस अगर बढ़ेंगे तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जैसे आप इनपुट से दे रहे हो 100 वोल्ट और आपको आउटपुट में भी अगर 100 वोल्ट मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वोल्टेज रेगुलेशन आपका है ज़ीरो। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो सिंपल लॉसेस बढ़ेंगे तो उससे ड्रॉप ज़्यादा होगा, ड्रॉप ज़्यादा होगा तो जो इनपुट से वोल्टेज दे रहे हो वो आउटपुट में पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा आउटपुट में वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका बढ़ जाएगा बेसिकली। और देखो एक चीज़ जो आपकी पावर होती है, ठीक है, सिंपल पावर को आप कैसे लिखते हो, P प्लस जे क्यू, ठीक है। यानी इसमें एक्टिव वाला पोर्शन भी होता है और रिएक्टिव वाला पोर्शन भी होता है, ठीक है। तो जब आपने कैपेसिटी इफेक्ट को इंक्लूड किया, बिकॉज देखो पाई मॉडल में क्या रहता है, आपका एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है आपका लोड के अक्रॉस, ठीक है। ये अगर आपका लोड है तो यहाँ पे इस लोड के अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इस लोड को जो भी रिएक्टिव पावर चाहिएगी वो तो ये कैपेसिटर डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ कि इनपुट से इसको कम पावर ही चाहिएगी ना अब, बिकॉज आधी पावर तो ये कैपेसिटर ही इसको डिलीवर कर देगा, बाकी इनपुट से कम पावर लेगा, ठीक है। बट जब आप कैपेसिटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दोगे, यानी यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, तो कैपेसिटर कोई नहीं है तो इनपुट को आपको सारी पावर इसको लोड को देनी पड़ेगी, यानी इनपुट से ज़्यादा पावर चाहिएगी इस लोड को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, इस लोड को एक्साइट करने के लिए। तो सिंपल क्या बोलेंगे कि आपकी जो इनपुट पावर है या फिर इसको बोल सकते हो सेंडिंग एंड पावर आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है चीज़। तो आपका देखो सेंडिंग एंड पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, सेंडिंग एंड करंट ज़्यादा होगा और आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एफिशिएंसी तो आपकी कम होगी। तो आपका सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हुआ, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर सम गिवन ट्रांसमिशन लाइन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला दे दिया वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, फिर पूछा है कि ये किसके लिए हो सकता है, तो ये आपका रहता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। दिस मस्ट बी अ शॉर्ट लाइन एज कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज द रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ अ शॉर्ट लाइन अंडर नो लोड कंडीशन। अब देखो एक तो पहला इसने बोल दिया नो लोड कंडीशन, ठीक है। तो नो लोड कंडीशन मतलब क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पे एक और पॉइंट शॉर्ट लाइन और बोल रहा है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट लाइन में क्या रहता है, यह आपका रेजिस्टेंस, यह आपका इंडक्टेंस, ठीक है, और ये आपकी कोई शॉर्ट लाइन होगी पूरी। क्लियर है। तो यहाँ से आपका सेंडिंग वोल्टेज, यहाँ पे आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, ठीक है। बट आपने अगर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया तो करंट कुछ फ्लो होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज आप कैपेसिटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपका कोई भी क्लोज लूप तो बना नहीं तो करंट कोई फ्लो होगा नहीं, ठीक है। तो 0 एम्पियर करंट हो गया। तो यहाँ से सिंपल इस सर्किट से देख के बता सकते हो कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वही आपका
रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा जब आपका नो लोड की बात है, ठीक है, बिकॉज ये करंट आपका जीरो कब रहता है, ये आपका नो लोड में होगा, ठीक है चीज़ ये। तो सिंपल क्या बोलेंगे कि रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज सेम होंगे, यानी रिमेन्स द सेम। इफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज डिलीवरिंग टू अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड, द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर वुड बी, ठीक है, लोड आपका है लैगिंग और पूछा है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर क्या होगा, यानी कि कॉस पाई एस पूछा है, ठीक है चीज़। तो देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या रहता है, कैपेसिटी इफेक्ट को आप नेगलेक्ट करके चलते हो, ठीक है, तो कैपेसिटी इफेक्ट आपका देखो ये नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा इंडक्टेंस, ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये बोला कोई लोड कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे लोड हम कनेक्ट कर देते हैं, लोड का इसने नेचर भी बता रखा है, ठीक है, लोड आपका लैगिंग लोड है, ये आपका हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट और ये आपका हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल यहाँ पे केवीएल लगाता हूँ, ठीक है, इसमें तो यहाँ से देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या मिलेगा मेरे को, सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल्स टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस जो मेरा रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है, प्लस जो मेरा इंडक्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा, ठीक है, यही मेरे को मिलेगा। यहाँ पे ये सब फेजर है, तो देखो सिंस इसने लैगिंग लोड दिया है तो हमारा करंट क्या रहेगा, पीछे रहेगा वोल्टेज से, ठीक है। तो मैं अगर करंट का फेजर ये बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा है करंट का फेजर यानी आई आ रही है, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ आई एस, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकता हूँ मैं लोड करंट, बस सब सीरीज़ में ही है, तो वोल्टेज इससे आगे रहेगा, ठीक है, लैगिंग में, तो वोल्टेज इससे मैंने आगे बना दिया, ये मेरा हो जाएगा वी आर वोल्टेज, ठीक है, और ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा फाई आर, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो जो आपका ठीक है रेजिस्टेंस होगा, नहीं ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला जो ड्रॉप है रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से कोई फेज शिफ्ट होता नहीं, तो यानी कि जिस आपकी लाइन में ये आपका आई आर है, ठीक है, यही आई आर, तो इसी लाइन में आपका क्या बनेगा, ये वाला ड्रॉप, सिंपल देखो ये आपका ड्रॉप हो जाएगा आई आर इंटू आर ड्रॉप, ठीक है, बिकॉज हम एट द एंड निकाल क्या रहे, वी एस निकाल रहे हैं, तो वी एस के लिए हमें पहले वी आर उसमें ऐड करना पड़ेगा ये ड्रॉप, तो पहले हमने वी आर के लिए बनाई, फिर उसमें ड्रॉप ऐड किया, अब ये वाला ड्रॉप ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जे, जे का मतलब 90 डिग्री, यानी यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका रिप्रेजेंट करता है आई आर डॉट एक्स ड्रॉप को, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपका वी एस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो रिजल्टेंट है ये आपका वी एस है, क्लियर है इतना। और ये जो एंगल होगा ये वी एस और आपका इस आई आर या फिर करंट के बीच में ये एंगल आपका होगा फाई एस। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल अगर मैं एक सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखो ये जो इतनी वैल्यू है ये क्या होगा, सिंपल देखो यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल देखो वी आर वाला, ठीक है, इसमें ये जो एंगल है एंगल के साथ हमेशा कॉस थीटा आता है, तो ये आपका कंपोनेंट बन जाएगा वी आर कॉस फाई आर, वी आर कॉस फाई आर, ठीक है। बाकी ये जो वैल्यू है यानी यहाँ तक, ठीक है, सिंपल देखो ऊपर वाली लाइन है एकदम पैरेलल ही एक दूसरे के, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी आई आर इंटू आर, ठीक है, आई आर इंटू आर, यहाँ तक आपका ठीक है। तो अब देखो मेरे को तो क्या चाहिए, ये फाई एस की वैल्यू चाहिए ना, बिकॉज कॉस फाई एस निकालना है, यानी सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालना है, जरा समझो देखो कॉस फाई एस, ठीक है, यानी क्या करो ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है इसको देखो, तो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा कैसे निकालते, सिंपल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस यहाँ पे देखो क्या है, ये नीचे वाला पूरा बेस ही है, सिंपल बेस को लिख लो, देखो वी आर कॉस फाई आर, ठीक है, प्लस आपका जो भी रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ आई आर इंटू आर, हाइपोटेनियस आपका क्या सिंपल वी एस, तो ये आपका आ गया वी एस, तो यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल आंसर। तो यहाँ पे देखो सिंपल इसने, ठीक है, फाई आर ने लिया, इसने फाई लेके चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फाई आर को फाई से रिप्लेस कर दो और आई आर को आई से रिप्लेस कर दो, ठीक है चीज़, तो आपका सिंपल कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट, ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है, तो सबसे कम इसमें ऑप्शन कौन सा है 2%, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर फाउंड टू बी इक्वल, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका बराबर है, फिर बोला एंड रेगुलेशन अपीयर्स टू बी जीरो, ठीक है, रेगुलेशन आपका क्या है जीरो है, देन द लोड विल हैव, यानी लोड का पावर फैक्टर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखो सिंपल आपका जो पावर फैक्टर होता है कैसे निकालते हो, सिंपल पाई इक्वल्स टू, ठीक है, पहले फेज एंगल निकालेंगे, पाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर, बट सिंस क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि आपका जो रेजिस्टेंस है
ये आपका बराबर है रिएक्टेंस के, ठीक है। दोनों इक्वल है ना, इसने बोल रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, गिवन है। तो यहाँ से आप अगर फाई की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, देयरफॉर तो फाई कितना हो जाएगा सिंपल, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की क्या होती है वैल्यू आपकी, यहाँ से फाई आपको मिलेगा 45 डिग्री। बट आपको पूछा है पावर फैक्टर निकालना, सिंपल cos फाई निकाल दो, ठीक है, यानी कि cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है सिंपल 0.707, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसे मेंशन कर दिया रेगुलेशन 0, तो रेगुलेशन 0 आपका सिर्फ लीडिंग में पॉसिबल है, तो ये पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा, ठीक है। ये आपका आ गया लीडिंग, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा सिंपल 0.707 लीडिंग, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैविंग इट्स लाइन इम्पेडेंस एंगल एच थीटा and is delivering a given power at the receiving end at a lagging power factor angle of phi. Which one of the following is a set of condition for which this line will have a maximum and zero regulation? तो देखो, आप जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, देखो सिंपल आई आर, ठीक है, देन आपका रेजिस्टेंस, देन आपका कॉस फाई आर, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा सिंपल आई आर इंटू एक्स, देन आपका साइन फाई आर डिवाइडेड बाय आपका जो भी रिसीविंग एंड वोल्टेज है वी आर। ये फॉर्मूला बनता है आपका। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक चीज़ समझ लो, आपका जो रेजिस्टेंस और ये जो रिएक्टेंस है ना, ये आपका किसका है, ट्रांसमिशन लाइन का है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का है। और यहाँ पे जो ये फाई आर है, ये आपका क्या है, लोड का है, ठीक है, लोड का जो लैगिंग पावर फैक्टर एंगल है ना वो, ये आपका तो ट्रांसमिशन लाइन के दोनों, ठीक है। और आपका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो फाई आर, ठीक है, फाई आर ये आपका है लोड का, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर एंगल, वो भी लोड का, जो कि इस क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि हमें लेना है फाई, ठीक है। फिलहाल मैं फाई आर लेके चल रहा हूँ, लास्ट में इसको फाई लिख लूँगा, ठीक है। अब जरा समझो, देखो यहाँ पे जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन में देखो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं सिंपल इंपेडेंस ट्राइंगल जो होता है वो बना रहा हूँ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रिएक्टेंस जो होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, 90 डिग्री। और आपका जो इंपेडेंस होगा ये आपका रिजल्टेंट इंपेडेंस बनेगा Z, यहाँ तक ठीक है आपका। अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसने बोल रखा है कि इंपेडेंस एंगल थीटा है, तो ये हमें दे रखा है थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस मेरा कितना दिया, देखो सिंपल रेजिस्टेंस R, हाइपोटेनियस मेरा Z। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालता हूँ तो R मेरे को कितना मिलता है, Z कॉस थीटा, Z कॉस थीटा, क्लियर है। अब ऐसे ही अगर देखो मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, सिंपल परपेंडिकुलर आपका क्या है x डिवाइडेड बाय, ठीक है, हाइपोटेनियस आपका है z। तो यहाँ से आप अगर रिएक्टेंस की वैल्यू निकालते हो यानी x की, तो ये आपको क्या मिलेगी, सिंपल z साइन थीटा। यहाँ तक आपका ठीक है पूरा। अब ये दोनों वैल्यू मैं सिंपल यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में पुट करूँगा, ठीक है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, देखो सिंपल ऊपर से मैं सिंपल देखो आई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई जेड भी कॉमन आ जाएगा, बिकॉज देखो दोनों में मेरा जेड आने वाला है, ठीक है, ये रखूँगा तब, तो जेड कॉमन ले लिया। और नीचे ये आपका वी आर, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिंपल आपका कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस फाई आर, देन आपका आ जाएगा देखो प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये साइन थीटा डॉट साइन फाई आर। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला जो बनेगा वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है, ये आपका देखो आई आर जेड अपॉन वी आर, ये आपका देखो सिंपल क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल ब्रैकेट में लिख ले तो इसको, ये आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई आर, ठीक है, सिंपल फाई आर, ये आपका बन जाएगा सिंपल कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ तक आपका ठीक है। देखो सिंपल फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू जीरो। अब ये वैल्यू मेरे को अगर जीरो चाहिए तो सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 रख देता हूँ, यानी थीटा की वैल्यू अगर 90 हो गई तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कॉस में जब आपका एंगल 90 होता है तो कॉस जीरो हो जाता है ना, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपल अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो चाहिए तो क्या समझ में आया कि थीटा माइनस फाई आर ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए 90, ठीक है, 90, क्लियर है। या फिर डिफरेंट वे में और कैसे लिख सकते हो कि थीटा माइनस आपका फाई आर शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है, 90 को पाई बाय 2 तो लिखते हैं। तो ये आपको क्या मिल गई, कंडीशन। अब सिंस इसने बोला है कि फाई आर को आप फाई लेके चलो, तो यहाँ से ये कंडीशन क्या बन गई, थीटा माइनस
थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन फाइंड आउट कर दी। दूसरी हमें निकालनी है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ना। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए तो हम ऑलरेडी हमें पता है, देखो क्या करते हैं, सिंपल, ये पूरा वोल्टेज रेगुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, आपके इस एंगल पे, यानी ये जो आपका पावर फैक्टर वाला एंगल है इस पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हमने थोड़ी सिंपल बना दी। ठीक है, इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन विद रेस्पेक्ट टू पाई आर। ठीक है, पाई आर, क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू मेरे को सिंपल क्या मिल जाएगी, बिकॉज देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है, आपका लोड है, लोड वेरी होगा। ठीक है, तो लोड वेरी होगा तो उसके साथ लोड का जो पावर फैक्टर है वो भी वेरी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका फाई आर एक तरह से वेरिएबल है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो देखो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो एज इट इज हो जाएगा फाई आर जेड अपॉन वी आर। ठीक है, अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिंपल माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा माइनस फाई आर। ठीक है, तो ये तो हमने साइन का किया। अब ब्रैकेट में हमें करना है ना, तो ब्रैकेट में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का वन और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का वन आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंपल डिफ्रेंशिएशन किया। अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या करते, इसको जीरो के इक्वल पुट करते। ठीक है, तो इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से मेरे को क्या मिला कि साइन थीटा माइनस पाई आर इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, अब इसी को फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस पाई आर इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री लिख सकता हो ना, बिकॉज साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही तो होता है। अब देखो यहाँ पे आप साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, थीटा इज इक्वल्स टू पाई आर। ठीक है, इसी को डिफरेंट वे में लिखें, थीटा इज इक्वल्स टू आपका फाई। क्लियर है, तो ये आपको क्या मिली, कंडीशन मिल गई मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो कंडीशन देखो आपको डेराइव करने वहाँ पे नहीं बैठोगे, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाती है एग्जाम में इसलिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आपको कब मिलेगा, जब फाई आपका इक्वल होगा थीटा के, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा, जब फाई माइनस थीटा आपके पाई बाय 2 के बराबर होगा। ठीक है चीज़ ये, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड एट द रिसीविंग एंड साइड इज इक्वल टू। तो देखो क्वेश्चन में बोला वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, तो जीरो तो हमें भी पता है कि लीडिंग पावर फैक्टर में ही पॉसिबल है, बाकी में पॉसिबल ही नहीं है। देखो सिंस इसने बोला है वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, तो जीरो आपका देखो जीरो कर देते, चलो जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल आई आर मल्टीप्लाई आर कॉस फाई आर। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जब प्लस यूज करते हैं तो देखो प्लस तब यूज करते हैं जब आपका पावर फैक्टर क्या हो, लैगिंग हो। ठीक है, और माइनस कब यूज करते हैं, जब आपका लीडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में से कोई भी साइन आ सकता है। प्लस जब होगा जब आपका लैगिंग, माइनस मतलब लीडिंग। तो सिंस वोल्टेज रेगुलेशन इसने बोला जीरो, तो जीरो हमें पता है हमारा पॉसिबल होता है सिर्फ लैगिंग में, तो माइनस का साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपल, तो माइनस ये हो जाएगा आई आर एक्स साइन फाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हो, आई आर से आई आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा देखो साइन फाई आर डिवाइडेड बाय कॉस फाई आर इक्वल्स टू। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा देखो, आर अपॉन एक्स, आर अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सिंपल टेन फाई आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स। यहाँ से आप सिंपल अगर एंगल निकालते हो, ठीक है, फाई आर, क्लियर है, क्या हो जाएगा देखो, सिंपल टेन इनवर्स आर अपॉन एक्स। ये आपका क्या हो गया, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपके लोड का पावर फैक्टर, यानी देखो बोला है व्हाट द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड एट द रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, लोड का पावर फैक्टर एंगल यही तो होता है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप अगर देखो प्लस का साइन यूज करके करते तो आपको एट द एंड यहाँ पे ये नेगेटिव में मिलता है, तो नेगेटिव में मिला है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो लीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना उसमें। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल टेन इनवर्स आर बाई एक्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और अगर मैक्सिमम के पूछे तो ये आपका एक्स बाय आर हो जाता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बाय आर। इफ एक्स इज इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज एंड आर इज रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो मैं बता चुका आपको, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमने कंडीशन डेराइव की कि फाई शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, फाई आर शुड बी इक्वल्स टू थीटा। क्लियर है, फाई आर आपका क्या है, लोड का पावर फैक्टर एंगल, और थीटा आपका क्या है, इंपेडेंस एंगल। ठीक है, यानी जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है ना, वो वाला एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो सिंपल देखो, इसने बोला मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, और इसने बोल भी दिया कि एक्स आपका लाइन का रिएक्टेंस, आर आपके लाइन का रेजिस्टेंस।
तो सिंपल आप थीटा ही निकाल दो, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, इम्पेडेंस एंगल क्या हो जाएगा, सिंपल टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर, ठीक है, एक्स अपॉन आर। क्लियर है। और सिंस मैक्सिमम वोल्टेज रेवोल्यूशन की बात की है तो दोनों सेम ही है, तो यही आपका क्या होगा, लोड का एंगल होगा, ठीक है। इसने यही पूछा था व्हाट इज द पावर फैक्टर लोड, पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल टेन इनवर्स एक्स बाय आर, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है, इनमें जल्दबाजी में आप गलती कर देते हो, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस रखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये सब। फॉर अ शॉर्ट लाइन इफ द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज अंडर लोडेड कंडीशन, ठीक है। तो देखो हमें ये तो पता है कि जब आपका नो लोड होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, तो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज बराबर होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज के, ठीक है। बिकॉज आपका कोई भी इसमें कैपेसिटी इफेक्ट नहीं होता, तो चार्जिंग करंट कोई होता नहीं, तो ये वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। बट जब आप लोडेड कंडक्शन की बात करो, ठीक है, लोडेड कंडीशन की आप जब बात करते हो, तो देखो अगर आपको लोडेड कंडीशन पर ये दोनों बराबर चाहिए, ठीक है, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों बराबर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, 0। यानी बेसिकली आप अगर 100 वोल्ट दे रहे हो इनपुट से, तो आउटपुट में भी आपको 100 वोल्ट ही मिलने चाहिए। तो ऐसा कब होता है, जब आपका वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो। तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 किस में पॉसिबल है आपका, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन पे बेस्ड। वोल्टेज रेगुलेशन 0 आपका सिर्फ लीडिंग पे ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा कि आपका जो रिसीविंग एंड है उसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा ना, तब ये पॉसिबल है, दोनों वोल्टेज इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज उस टाइम आपका वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्या बोलेंगे, द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑलरेडी देखो लास्ट के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपकी सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन से थे, और उनमें मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया कि कैसे वोल्टेज रेगुलेशन होता है वगैरह, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ not exceeding 80 किलोमीटर it is usual to lump the line capacitance at। तो देखो बेसिकली लंप क्यों करते हैं, ठीक है। देखो लंप करना यानी देखो क्वेश्चन नंबर 160 देख लो, ठीक है, उस पर दोनों समझा दिया मैंने एकदम, क्यों करते हैं कैसे करते हैं वगैरह, ठीक है। अब इसमें देखो जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसको हम करते हैं रिसीविंग एंड जो साइड होती है आपकी वहाँ पे लंप्ड करते हैं, यानी कि सारा जैसे 5 किलोमीटर लिया, 5 किलोमीटर का पूरा कैपेसिटेंस लाइन का एक जगह इकट्ठा करके उसके एनालिसिस करते हैं, ठीक है, यानी लंप्ड कर देते, इकट्ठा कर देते हैं। तो वो हम करते हैं रिसीविंग एंड पर। रिसीविंग एंड पर इसलिए करते हैं बिकॉज हमें पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव करना है, पावर फैक्टर इंप्रूव करना है ना। बिकॉज देखो मोस्टली जो लोड होंगे रिसीविंग एंड पे आपने लोड कनेक्ट किया वो लैगिंग लोड ही होगा, कंफर्म है, बिकॉज मोस्टली आपके लोड लैगिंग ही होते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि वहाँ पे आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए, तो सिंपल हम रिसीविंग एंड पर कैपेसिटर को सारा लंप्ड कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटेंस को हम लंप्ड करते हैं रिसीविंग एंड पर। द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर डिलीवर एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इम्पेडेंस जेड एंगल साई आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय, ठीक है। तो आपको एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों दे रखी है, ठीक है। फिर बोला वी एस एंड वी आर बिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, डेल द पावर एंगल एट द पावर लिमिट कंडीशन, ठीक है। पावर लिमिट कंडीशन बोलने का मतलब फॉर मैक्सिमम पी आर यानी मैक्सिमम एक्टिव पावर, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल देखो कंडीशन निकाल सकते हो, कंडीशन फॉर आपकी जो एक्टिव पावर है, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम हो। तो इसके लिए सिंपल हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये हमें दे रखी है एक्टिव पावर, ठीक है। ये पावर मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस के एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो, बिकॉज कॉस की 0 होती है तभी तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि कंडीशन हमें पता चल गई, देयरफॉर आपकी कंडीशन हो गई कि साई माइनस डेल शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि साई शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा, यानी अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तभी आपको पावर क्या मिलेगी, एक्टिव पावर मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से हमने कंडीशन पता कर दी। इसने बोल रखा था एट द पावर लिमिट कंडीशन, यानी इस केस पर बताना है, ठीक है, इस कंडीशन पर बताना है। कंडीशन यहाँ से पहले पता की साई इज इक्वल्स टू डेल, ठीक है। अब इस केस में हम रिएक्टिव पावर निकालते हैं, ठीक है। देन तो सिंपली क्यू रिएक्टिव ये हम निकाल रहे हैं जब आपका साई इज इक्वल्स टू डेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो साई माइनस डेल है, यहाँ पे सेम रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 माइनस ये आपको मिल जाएगा वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका इम्पेडेंस जेड, और ये आपका हो जाएगा साइन साई। क्लियर है इतना। तो यहाँ से आपको रिएक्टिव पावर जो मिली, रिएक्टिव पावर मिली है माइनस के वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू
साइन साई, यहाँ तक आपका ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी जो रिएक्टिव पावर आपको मिली है ये कैसी मिली है, नेगेटिव मिली है। और नेगेटिव रिएक्टिव पावर बोलने का मतलब समझते हो कि आपका बेसिकली रिएक्टिव पावर डिलीवर हो रही है, ठीक है। देखो पॉजिटिव का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब हो रही है, नेगेटिव का मतलब होता है डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो डिलीवर आपका मेनली कौन करता है, ऑब्वियस बात है कैपेसिटर, कैपेसिटिव इफेक्ट होता है तब आपकी डिलीवर होती है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, आपकी पावर डिलीवर करता है, ठीक है, रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। तो सिंपल क्या बोलूँगे यहाँ पे कि ये एक तरह से लीडिंग वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है, लीडिंग वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, बिकॉज माइनस साइन मतलब लीडिंग और क्यू आर मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो लीडिंग वी आर हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सिंपल, लीडिंग वी आर गोज टू द लोड फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी एस एंड वी आर, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इफ एल सी एंड वाई आर द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड शंट एडमिटेंस ऑफ अ लाइन पर यूनिट लेंथ, देन फॉर लेंथ एल। अब देखो जो आपका इंडक्टेंस रहता है, इंडक्टेंस ये आप कैसे लिखते हो, सिंपल हेनरी पर मीटर, ठीक है। कैपेसिटेंस इसकी यूनिट भी क्या लिखते हो आप, सिंपल फैरड पर मीटर, ठीक है। यानी कि इस बेसिकली इन फॉर्मूले से क्या समझते हो, इन दोनों की यूनिट से क्या समझते हो कि जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सिंपल इंडक्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है, एंड आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ता है, ठीक है। यानी सिंपल बोल सकते हो कि अगर आपकी एल लेंथ है आपकी, ठीक है, तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एल इंटू आई, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज लेंथ बढ़ने के साथ आपका कैपेसिटेंस और इंडक्टिव दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या बोलेंगे, द शंट एडमिटेंस इज वाई इंटू एल, ठीक है, बिकॉज आपका शंट एडमिटेंस भी लेंथ के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। आपका सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विद द, सिंपल देखो आपका देखो जो करंट होता है, ठीक है, करंट क्या रहता है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई, ठीक है। तो अब आप अगर देखो पावर फैक्टर को अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो करंट आपका कम हो जाएगा, करंट अगर कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंड अगर लॉसेस कम होंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो गया तो आपका वोल्ट जो लाइन में जो ड्रॉप होता है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। बेसिक ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं। एंड दूसरी चीज़ आप पढ़ते हो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन किस लिए करते हैं, बाकी आप ताकि आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो सिंपल बोलेंगे इंक्रीज द पावर फैक्टर एंड वोल्टेज, ठीक है, दोनों को इंक्रीज करके आप ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेट है नहीं क्वेश्चन इतना, तो ज़्यादा मैं डिटेल में बता नहीं रहा। अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सिंपल आपको समझना है, देखो जब आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेते हो तो ये आप कुछ ऐसी बना देते हो, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यानी लेंथ इसकी है लेस देन 80 किलोमीटर, ठीक है। और जब आप इससे ज़्यादा लेते हो, ठीक है, तो इससे ज़्यादा में क्या रहता है, देखो रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो, कैपेसिटर को सारा लंप्ड कर देते हो, ठीक है। ये लेंथ में लेके चल रहा हूँ 200 ले लो, ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पूरी इसमें आ जाएगी, तो ये आपका कैपेसिटर आ गया, ठीक है। तो देखो जब नो लोड है तो यहाँ पे तो करंट वैसे ही आपका जीरो है, ठीक है, नो लोड है, बट यहाँ पे देखो नो लोड तो है ही है, तो यहाँ पे तो करंट जीरो है, बट आपका करंट फिर भी यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। यानी यहाँ से जो सेंडिंग करंट आ रहा है उसमें से करंट आपका सब चार्जिंग करंट में चला जाएगा, यानी इसको चार्जिंग करंट बोलते हैं कैपेसिटर के थ्रू जो फ्लो होता है। बट लोड में तो अभी कुछ भी लोड नहीं है, तो यहाँ पे 0 एम्पियर है, ठीक है। तो आपका ठीक है नो लोड कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है वो आपका होता है इस कैपेसिटर की वजह से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस इफेक्ट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक सिंपल मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लेता हूँ और उसकी एनालिसिस करता हूँ नॉमिनल पाई मेथड से, ठीक है। तो देखो नॉमिनल पाई मॉडल से आप जब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करते हो, ठीक है, बिकॉज देखो नॉमिनल पाई होता है एक नॉमिनल टी होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपके ABCD पैरामीटर जो निकलते हैं, ठीक है, नॉमिनल पाई मेथड से वो आपके देखो ये निकलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका रहता है ए, क्लियर है, ये आपका हो गया बी, एंड ये आपका हो जाएगा सी, एंड ये आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ये आपके हो गए ABCD पैरामीटर। तो यहाँ से देखो अगर मैं सोर्स वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहता हूँ अगर, यानी VS की, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी आता होगा, क्या करेंगे सिंपली ये आपका ऐसे रो लेंगे, इस रो को यहाँ से इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, सिंपल VR वोल्टेज, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ आपका देखो ये हो जाएगा आपका YZ डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है,
देन आपका देखो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, प्लस आपका जेड मल्टीप्लाई विथ आई आर। ठीक है, ये मिलेगा मेरे को सोर्स वोल्टेज, या फिर बोल सकते हो सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है ना। तो देखो जब आपका नो लोड होता है, ठीक है, कोई आपने अगर जब लोड कनेक्ट नहीं किया, या फिर ठीक है सेम चीज़ इसको बोल सकते हो नो लोड या फिर लाइटली लोड, यानी लोड आपका बहुत कम कनेक्टेड है, ठीक है, लाइटली लोड। देखो इस केस में, इन दोनों केस में क्या होगा, आपका जो लोड करंट होगा, ठीक है, बिकॉज आई आर क्या रहता है, रिसीविंग एंड साइड करंट होता है, ठीक है, रिसीविंग एंड करंट होता है। तो ये आपका देखो बहुत कम होगा जब लोड कोई भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेट जीरो होगा, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो गया, तो अब आपका देखो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वी एस कितना हो जाएगा, सिंपल देखो वी एस इक्वल्स टू जो भी आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है वी आर एम ब्रैकेट, सिंपल देखो वाई जेड बाई टू प्लस वन, ठीक है, और ये वैल्यू तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो यहाँ से अगर देखो नो लोड या फिर लाइटली लोडेड में मैं रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालता हूँ अगर वी आर, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना आ जाएगा, सिंपल जो भी मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज है डिवाइडेड बाय, सिंपल आ जाएगा वाई जेड डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, ठीक है, यही मिलेगा मेरे को। अब देखो ये जो वैल्यू होती है ये आपकी लेस देन वन होती है, लेस देन वन, यानी वन से भी कम होती है ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू वन से भी कम है, यानी मान लेते हैं पॉइंट में कोई वैल्यू होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या आता है, एंगल आता है, ठीक है, तो एंगल आपके बहुत कम एंगल होता है, 10 डिग्री वगैरह ऐसे एंगल रहता है। तो ये वैल्यू आपको पॉइंट में बहुत कम मिलती है, छोटी वैल्यू मिलती है। तो ये वैल्यू बहुत कम मिलती है, तो उस वजह से आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या मिल रहा, सिंपल क्या समझे आप, कि आपका जो वी आर है, ठीक है, वो आपका ज़्यादा मिलेगा वी एस से, ठीक है, यानी कि अंडर लाइटली लोडेड कंडीशन या फिर अंडर नो लोडेड कंडीशन, ठीक है, यानी कोई भी लोड नहीं है, या फिर बोल सकते हो लाइटली लोडेड कंडीशन, इस टाइम आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट। क्लियर है चीज़ ये। तो देखो सिंपल क्या बोल सकते हो, फेरेंटी इफेक्ट अकर अंडर अनलोडेड कंडीशन ऑफ लाइन, ठीक है, अनलोडेड कंडीशन में होता है। दूसरा क्या बोल सकते हो, द राइज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज इज फेरेंटी इफेक्ट, तो एकदम सही है, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज का बढ़ना ही हम क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है रिसीविंग एंड वोल्टेज, इसका मतलब हो गया कि आपका फेरेंटी इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सिंपल बोथ बी एंड सी कॉम्बाइन इज फेरेंटी इफेक्ट, बिकॉज दोनों को कॉम्बाइन है ना, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है ना। इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक है, तो देखो अभी बताया नो लोड कंडीशन हो या फिर लाइटली लोडेड कंडीशन हो, रिसीविंग एंड वोल्टेज आपका ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो क्या बोलेंगे, सिंपल द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी वी आर ज़्यादा होता है कंपेयर टू वी एस। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका ये इफेक्ट नहीं होता, क्यों, बिकॉज उसमें कैपेसिटी इफेक्ट नहीं होता आपका, ठीक है ना। व्हेन इज द फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन आर एक्सपीरियंस, ठीक है, कब करोगे, जब वो आपकी अनलोडेड होगी। क्लियर है, या तो अनलोडेड बोल सकते हो, अनलोडेड का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि लाइटली लोडेड, एंड द लाइन इज लाइटली लोडेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। पेरेंटी इफेक्ट हैपन इन ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द लाइन इज, ठीक है, तो कौन सी होगी, सिंपल एक तो देखो अनलोडेड होनी चाहिए, ये आपको पता है, अनलोडेड देखो ये रहा ऑप्शन, लॉन्ग एंड अनलोडेड, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।